इंदौर कलेक्ट्रेट में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। समस्याओं के त्वरित निराकरण होने से फरियादियों के चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जा रही है। यह सब संभव हो पाया है इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी की कुशल कार्यशैली की बदौलत। फरियादियों की जिन समस्याओं का समाधान सालों से नहीं हुआ, उनका समाधान भी अब होने लगा है। आज फिर इंदौर कलेक्टर ने जन सुनवाई में बैठकर पीड़ितों की समस्याओं को सुना और उनका त्वरित निराकरण किया। तुलसीनगर की समस्या को लेकर विधायक महेंद्र हाडिया आज कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचे। कलेक्टर इलैयाराजा टी से मिलने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक महेंद्र हाडिया ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इंदौर की अवैध कॉलोनी को वैध करने के निर्देश दिए हैं, किंतु तुलसीनगर में कॉलोनी में सीलिंग की समस्या के चलते पहले यह वैध कॉलोनी थी, बाद में उसे अवैध घोषित कर दी गई। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कई कॉलोनियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं कि तुलसीनगर का कोई नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया। इसे ही लेकर आज कलेक्टर साहब से मिले और उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर दिशा निर्देश दिए। हमारी समस्या का समाधान शीघ्र होने वाला है। इस कॉलोनी में 2000 से अधिक प्लॉट धारक जिनकी समस्या का समाधान शीघ्र निकलेगा। देखिए, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने अवैध कॉलोनी को वैध करने की घोषणा करी थी। उसमें इंदौर में कई कॉलोनियों की एनओसी आ गई, कई के लेआउट प्लान बन गए। तुलसी नगर का मसला काफ़ी पुराना है। ये कॉलोनी पहले वैध थी, बाद में अवैध घोषित हुई। अब इसमें नया कुछ सीलिंग का बता रहे नगर निगम वाले। उस संबंध में जिलाधीश से मिलने आया था और उन्हें उचित आश्वासन दिया है। संबंधित अधिकारी को बुला के उन्हें बोला है कि इसका प्रकरण का शीघ्र निपटारा करके नगर निगम को लिखित में अपन सूची भेजे कि कितने खसरे इसमें उसमें हैं, नजूल में है, कितने बगीचे में, कितने सीलिंग में है। तो 1-2 दिन में, 2, 4, 5, 6 दिन में वो सारी जानकारी नगर निगम को भेज देंगे। तो इसका भी लेआउट बन जाएगा तुलसी नगर का और ये वैध होने की प्रक्रिया में चालू हो जाएगी। तो कितने प्लाट होंगे तुलसी नगर? लगभग 2000 लोग वहाँ पे इस निर्णय से प्रभावित हैं। अगर ये सब हो जाता 2000 लोगों को प्लाट में जो उनको दिक्कत आ रही है वो दूर होगी। वहीं जनसुनवाई में दूसरा मामला फिश पॉइंट 3 कॉलोनी का आया है। खंडवा रोड स्थित लिम्बोदी में मौजूद फिश पॉइंट 3 कॉलोनी के मालिक विजेंद्र सिंह छाबड़ा की शिकायत लेकर कलेक्टर जनसुनवाई में 50 से अधिक पीड़ित पहुंचे। पीड़ित प्रदीप ममतानी ने बताया कि हमने 2019-20 में प्लॉट खरीदा था, किंतु कॉलोनाइजर जानबूझकर डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, हमें बिल्डिंग परमिशन नहीं लाकर दे रहा है। इसके चलते आज दिनांक तक हमारे कोई भी मकान, दुकान निर्माण नहीं हो पाए। कॉलोनाइजर के पास बार बार जाने के बाद भी वो झूठा आश्वासन देकर भगा देता है। कलेक्टर जनसुनवाई में शिकायत लेकर आज कलेक्ट्रेट आए हैं। कलेक्टर ने उनके खिलाफ जाँच के आदेश देकर FIR दर्ज करने की बात कही है। 3 में विजेंद्र सिंह छाबड़ा से प्लाट खरीदा है। मैंने 2020 में खरीदा है और इन्होंने 2019 का लिए हुए हैं। और भी हमारे साथ करीब 70 से 80 लोग हैं। अभी तक उसके अंदर पूरी 200 से ऊपर रजिस्ट्री हो चुकी है। डेवलपमेंट पूरा नहीं किया गया है और नहीं वो करने वाला कर रहा है। वो बस वो थोड़ा थोड़ा क्या करता है, खुदाई करवा के बेड़ी आता है 2-2, 3-3, 4 ये खंडवा रोड लिम्बोदी। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है और लिख के दिया है उनके नाम पे FIR के लिए। कौन सी कॉलोनी है? फिश पॉइंट 3। आपकी समस्या क्या थी? क्या समस्या? समस्या ये है कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हमें मकान बनाने हैं, लोगों के लोन लिए हुए हैं उस कॉलोनी के ऊपर। और ये जब भी जाओ बोले बस 1 महीने में आ जाएगी, अगले महीने में आ जाएगी। इस बात को होते हुए आज 2 साल हो गए। फिर वो बोले कोविड का एक्सटेंशन मिला है हम लोगों को, लेकिन कोविड का एक्सटेंशन 6 महीने से ज़्यादा किसी भी कॉलोनाइजर को नहीं दिया गया है। इन्होंने बोला 1 साल, चलो ठीक है, वो भी हम लोग मार देते। उसके बाद भी आज 2023 का कौन सा महीना हो गया, ये महीना भी ख़त्म होने को आ गया। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कार्रवाई करने का आदेश दिया है, उनके ऊपर FIR डालने का आदेश दिया है। नगर निगम से उनका नंबर दिया है, बोले उनसे आप जाके उसका मैंने 30 पॉइंट है ना 3 है। आई थिंक उसका मैंने ADM को तत्काल बोला है, इसको मैंने समीक्षा करूँगा, उसको निराकरण कर सकेंगे और रेगुलर मांग।
वहीं जनसुनवाई में एक पति अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर जनसुनवाई में पहुंचा। शिकायतकर्ता पति डॉक्टर पंकज वर्मा अवरल क्लिनिक के मालिक ने बताया कि उनकी पत्नी से घरेलू विवाद के चलते गत कई सालों से वह उनके साथ नहीं रह रहे हैं, लेकिन आए दिन पंकज के माता पिता के साथ मारपीट करती हैं और उनके क्लिनिक पर आकर झगड़ा करती हैं। पीड़ित पंकज ने बताया कि अपने पुलिस मामा के दबाव प्रभाव में कई बार थाने में पिटवा दिया है। पीड़ित उसकी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए जनसुनवाई में पहुंचा। मामले में कलेक्टर ने उन्हें आगे की राह दिखाकर कोर्ट जाने की सलाह दी है। मेरी पत्नी से मेरा 2 साल से विवाद चल रहा है। आए दिन वो आकर हॉस्पिटल के अंदर हंगामा करती है और प्रताड़ित करती है। हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चालू नहीं रखने देती है। परसों उसके जो मामा जो पुलिस में हैं एसआई, उनके प्रभाव से वो आके उन्होंने हंगामा किया और मुझे अस्पताल के अंदर से उठाकर मेरा नहीं हाँ मेरा और प्रभाव से घरेलू विवाद है। आए दिन मारपीट करती है, झगड़ा करती है। 4 बार आत्महत्या 4 बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी है। साथ में रहना बिल्कुल संभव नहीं है। अभी पिछले 2 साल से अलग रह रही थी। हमेशा ऐसा माहौल ढूंढती है कि जब सार्वजनिक रूप से बैठे हो उस बीच में आके वो हंगामा करती है और मुझे अपमानित करने की कोशिश करती है। मेरे पिताजी इसी आघात की वजह से, चूँकि हार्ट के पेशेंट हैं, वो अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं और आईसीयू में भर्ती है। वो ऑक्सीजन लगा हुआ, मैं यहाँ निवेदन करने आया उनको। और चूँकि उसके प्रभाव से उसका भाई को बार बार लेके आ जाती है। वो गुंडा प्रवृत्ति का है। घरेलू महिला है। मैंने उसको पढ़ाया, मैंने उसको सारी फैसिलिटी दी, फिर भी वो माँ बाप के साथ में हमेशा झगड़ा करती। 4 बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी। और मैंने उसके पैसे से भी बहुत मदद करी, अपने ससुराल वालों की भी मदद करी, सबकी मदद करी है। हमारा केस काउंसलिंग प्रकरण पहले से ही चल रहा है। उस बीच में वो आके विवाद करती है। जब 2 साल से अलग रह रही है तो मैं उसकी व्यवस्था करने के लिए तैयार हूँ। अलग रहे, हॉस्पिटल सुचारू रूप से चलने दिया जाए, हॉस्पिटल में बाधा उत्पन्न नहीं जाए। और चूँकि हमारे माँ बाप का घर, हम खुद वहाँ से बेदखल हो गए हैं। हम अपने ही घर से बेदखल हो गए हैं। 2-3 दिन से मैं अपने घर के अंदर ही नहीं गया हूँ। मेरी माँ को मैंने वैकल्पिक व्यवस्था करी होटल में रुकने की। मेरे पिताजी आईसीयू के अंदर एडमिट हैं और उस तरह से हमें परेशान कर जाए। हम अपने ही घर के अंदर नहीं घुस पा रहे। शिकायत करके ले आए तो क्या कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन किया तो कलेक्टर महोदय ने हमें मार्गदर्शन दिया कि चूँकि आपका घरेलू प्रकरण है तो आप न्यायालय की शरण में जाइए और आप महिला थाना जाइए। तो कलेक्टर महोदय ने अब हम आगे की जैसा कलेक्टर महोदय ने हमें अनुमोदित किया है तो हम वैसा करने जा रहे हैं। इंदौर के एक मंदिर पर हुए बावड़ी हादसे में 36 श्रद्धालुओं की मौत के बाद राज्य शासन, जिला प्रशासन के साथ ही आम लोगों में भी जागरूकता आई है। इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई में आज एक इंजीनियर इंदौर की बावड़ियों को बचाने की गुहार लगाते हुए कलेक्टर इलैया राजा के सामने दिखाई पड़े। गुहार लगाने वाले अनुराग अग्रवाल ने बताया कि होलकर रियासत के समय देवी अहिल्या के द्वारा जो बावड़ी, तालाब एवं कुएं तैयार करवाए गए हैं उन्हें नष्ट ना किया जाए, उन्हें संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाए। अनुराग अग्रवाल का कहना था कि आज के समय में कोई भी इस तरह के बावड़ी तालाब का निर्माण नहीं कर सकता और जो पुराने समय में बनकर तैयार हो गए हैं उन्हें नष्ट ना किया जाए, उन्हें संरक्षित कर सुरक्षित किया जाए। हमारे शहर की यही संस्कृति है। मैं समस्या तो मेरी कुछ और थी, पर चूंकि अभी एक बहुत दर्दनाक हादसा हमारे यहाँ पे हुआ है और उस हादसे में जो जाने गई वो बहुत दुखद है। पर जब हम उस क्षेत्र में रहते थे तो वो बावड़ी हमारे घरों में पानी दिया करती थी। समय के साथ कालांतर में लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और उसमें उसको ढक के उसके ऊपर मंदिर बना के कब्जा करके जो भी कार्य किए गए वो सारे बहुत गलत थे। परंतु मेरा ये मानना है कि कभी भी कोई वाटर बॉडी या बावड़ी कभी शापित नहीं हो सकती, क्योंकि उसने हज़ारों लोगों को जीवन दिया है। और दिल्ली में ऐसे कई मॉडल है जिसके अंदर तकरीबन ख़त्म हो चुकी बावड़ियों को बड़े अच्छे आर्किटेक्ट्स की मदद से रिवाइव किया गया है और उनको सुरक्षित कर दिया गया है। जैसे उग्रसेन की बावड़ी नाम की एक जगह हुआ करती थी जिसमें सिर्फ कचरा हो गया था पूरे, वो तकरीबन 150 फीट, मैं स्वयं वहाँ गया हूँ, तकरीबन 150 फीट गहरी बावड़ी थी। पहले उसे बुरने का काम चालू किया गया था, परंतु बाद में आर्किटेक्ट्स की मदद से और इंजीनियर्स की मदद से उसे वापस खड़ा किया गया और आज वो बावड़ी वापस लोगों को पानी दे रही है। और इंदौर में ये होलकरकालीन बावड़ियाँ वापस निर्माण करना किसी के बस की बात नहीं है। हमारा ये कलेक्टर साहब को निवेदन था कि अगर किसी भी तरह से पॉसिबिलिटी हो तो इस बावड़ी को हम वापस रिवाइव करें, सुरक्षित करें, ताकि वो लोगों को
वापस से जल दे सके। क्या वहाँ कहना के था कलेक्टर साहब का इस पर? कलेक्टर साहब का कहना था कि उन्होंने टेक्निकल रिपोर्ट ली है और उस बावड़ी में वो क्रैक आ चुके हैं, तो शायद वो अब रिवाइव ना हो सके। पर मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैं ये मानता हूँ कि उसे रिवाइव किया जा सकता है। महादेव मंदिर पर हुए हादसे में रेस्क्यू करने वाले एक शख्स ने जानकारी देते हुए बताया कि रेस्क्यू के समय संसाधनों की कमी से हादसा भयावह हुआ है। इसके लिए सबसे पहले अवैध निर्माणकर्ता दोषी हैं, उनके खिलाफ जिला प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और नगर निगम भी उतना ही दोषी है कि अतिक्रमण उनके द्वारा होने दिया गया। और सिविल डिफेंस वालों ने भी काफ़ी काम किया है, इसमें कोशिश की उन्होंने करने की, सभी को बचाने के लिए प्रयत्न किए, लेकिन साधन और संसाधन पूरे उपलब्ध नहीं थे। इस कारण जो भी उपलब्ध थे वो संसाधनों से उन्होंने कोशिश की कि अधिक से अधिक जिंदगियों को बचाया जा सके। अब इसके लिए किसको दोषी मानते, कहाँ से संसाधन? इसके लिए दोषी तो साहब बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि जिन लोगों ने परमिशन दी बनाने की, जिन्होंने परमिशन दी बनाने की, वो इसके लिए दोषी हैं। इसके अलावा जिन्होंने इस पर निर्माण कार्य किया, अपने कुछ निजी हित के लिए उन्होंने निर्माण किया, वो इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं। पैसा दुनिया में सब कुछ चाहिए, इंसान के जीवन से बढ़ के। संसाधन का बोला, संसाधन तो नगर निगम उपलब्ध कराती, क्या आपको लगता है कि नगर निगम की कमी के कारण ये हादसा ज़्यादा भयावह हो गया? जो हादसा जिस समय होता है उस समय नगर निगम एट ए टाइम स्पॉट पर उपलब्ध नहीं रहती है। उस समय जो भी व्यक्ति रहते हैं उनके पास जो साधन होंगे उसके हिसाब से ही वो बचाव कार्य कर पाएंगे। अब जितने साधन मिल पाए उससे जो भी संभव हुआ उतना किया। प्रॉपर साधन तो नगर निगम के फायर ब्रिगेड और दूसरी संस्था उनके पास में होते हैं, या जो बचाव कार्य करने वाले जो दल है उनके पास में बचाव के संबंधित चीज़ें होना चाहिए। उनके पास इतनी नहीं हो सकती, जिनके पास है उनको उतना उपलब्ध किया, उसका उन्होंने उपयोग किया और कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी हादसा है, उसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और कोई भी हादसा होने के बाद में फिर प्रशासन और सभी चीज़ जागते हैं। हम भी खूब सारी बातें करते हैं कि साहब ऐसा होना वैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से होना ही चाहिए कि हर व्यक्ति अवेयर हो, हर व्यक्ति को जीवन का मूल्य मालूम पड़े कि इंसान का जीवन बहुत कीमती है और उसमें कहाँ से उसमें किसी प्रकार की उसमें खतरे की या कोई एक्सीडेंट होने की संभावना है, उसको अपन सबसे पहले दूर करें। वो एक्सीडेंट की संभावना दूर करेंगे तो आगामी खतरा आएगा ही नहीं। अभी हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए हैं। आज जनसुनवाई में भी आई थिंक 2-3 केसेस अभी तक आ चुके हैं। हम लोग एक कंट्रोल रूम भी बना रहे हैं कलेक्ट्रेट में भी। वो कंट्रोल रूम नगर निगम, नगर पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र को भी ना कोऑर्डिनेट करेगा। हमारे पास कितने भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग कंपाइल करके नगर निगम के साथ शेयर भी करेंगे। ऐसा भी कंबाइंड मीटिंग भी आज 6 बजे रखी है, आज का प्रोग्रेस के बारे में और आगे कार्रवाई के बारे में रणनीति बनाने के लिए। एंड कितने भी केसेस अभी इवन जनसुनवाई हमारे माध्यम से लोग लिख के भी दे रहे हैं, उसको भी हम सीरियसली ले रहे हैं। मामले में इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किया गया है कि इंदौर जिले में जितने भी बोरवेल, कुएं, बावड़ी है उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जाए, सारे उपाय करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे सिंधी कॉलोनी में जो हादसा हुआ है ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति ना हो सके। इसके लिए संबंधित विभागों को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। काफ़ी सारा कॉलोनी से कहाँ बिल्कुल भी डिस्प्यूट नहीं है, वो तो प्रोसेस बिल्कुल चल रहा है। लेआउट बन रही है, अभी ऑलमोस्ट नक्शा अप्रूव होकर लोगों को मिलने लगेगा। बट अभी तक ऐसे 47 कॉलोनीज आइडेंटिफाइड है नेक्स्ट फेज में। उसमें कहाँ उस पर्टिकुलर कॉलोनी में छोटा सा गवर्नमेंट लैंड है, नजूल का लैंड है या फिर सीलिंग प्रभावित लैंड है, इस प्रकार का पार्ट आ रही है। वो ऐसे कॉलोनीज़ को हम वापस जांच में ले रहे हैं। उन एरिया को छोड़ करके रिमेनिंग कॉलोनी को पुनः लेआउट बना करके रेगुलराइजेशन के कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए मैंने नगर निगम के कॉलोनी सेल और हमारी नजूल का एडीएम मैडम, उनका भी मैंने डायरेक्शन दे दिया है, उसका जल्दी ही ऐसे लोगों को निराकरण करने का। बहरहाल जनसुनवाई में कलेक्टर इलैयाराजा सभी की समस्याएं सुन रहे हैं और सभी की अपने अपने स्तर पर मदद भी कर रहे हैं। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।